अस्सलाम वालेकुम। आज का करंट अफेयर का हमारा जो टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्लोबलाइजेशन का पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन हम कहते हैं किसको है? ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर इंटरेक्शन होता है, इंटीग्रेशन होती है किसकी? लोगों की, कंपनीज की, गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट्स की वर्ल्ड वाइड। सो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इन इंटीग्रेशन ऑफ अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द कंडेंसेशन ऑफ इंटायर ग्लोब इनटू वन विलेज। इसने पूरी दुनिया को एक विलेज में कन्वर्ट कर दिया है विद फास्ट टेक्नोलॉजी एंड स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन। किसके ज़रिए से? फास्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए से और स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से। सो बाराक ओबामा क्या कहता है इसके बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में? बाराक ओबामा कहता है ग्लोबलाइजेशन इज़ अ फैक्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन एक फैक्ट है, किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से, बिकॉज ऑफ एन इंटीग्रेटेड ग्लोबल सप्लाई चेन। इसके वजह से इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स हैं ग्लोबल। बिकॉज ऑफ चेंजेस इन ट्रांसपोर्टेशन, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू बिल्ड अ वॉल अराउंड दैट। और हम इसके गिर्द जो है दीवार बिल्ड नहीं कर सकते। मतलब पूरी दुनिया इंटरकनेक्ट हो गई है, ग्लोबल इंटीग्रेशन हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन इंटरकनेक्टेड हो गई है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। इसके गिर्द हम कोई जो है वॉल है वो स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो ये क्या है? एक फैक्ट है। किस वजह से है? टेक्नोलॉजी की वजह से है। मजीद हम देख लेते हैं कोफी अनान इनके बारे में क्या कहते हैं, जो फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल है। वो कहते हैं कि आर्गुइंग अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन इज़ लाइक आर्गुइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ ग्रेविटी। आप अगर ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट आर्गू कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप ऐसे जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसके खिलाफ जो है आप आर्गू कर रहे हैं। इसके अलावा जो बिल क्लिंटन, जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है, वो क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में? नो जनरेशन हैज़ हैड द अपॉर्चुनिटी। किसी जनरेशन के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रही थी एज वी नाउ हैव, जो हमारे पास है, टू बिल्ड अ ग्लोबल इकॉनमी, कि हम ग्लोबल इकॉनमी बना सकें दैट लीव्स नो वन बिहाइंड, जो किसी को पीछे नहीं छोड़ेगी। इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है बट आल्सो अ प्रोफाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में मुख्तलिफ हमने रेफरेंसेस देखे कि बिल क्लिंटन क्या कह रहे हैं और जो कोफी अनान इसके बारे में क्या कहते हैं। अब हम इसकी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हमें कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है। हम देखें हेल्थ सेक्टर में, हमें देखें हेल्थ सेक्टर में जो है इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम है। अब कोविड-19 था तो अब पूरी दुनिया जो थी इंटरकनेक्टेड थी। वैक्सीन्स हमारे पास चाइना से भी आ रही थी, अमेरिका से भी आ रही थी, रशिया से भी आ रही थी और एक दूसरे को जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी। तो इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम था जिसकी वजह से हमने पेंडेमिक को काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल किया। तो ये इसकी मैनिफेस्टेशन हम इसको एग्जांपल के तौर पे कोट कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है चाइना एंड साउथ कोरिया ट्रेड विद एशिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चाइना और साउथ कोरिया जो ट्रेड कर रहे हैं सैमसंग की, इसके अलावा बहुत से मोबाइल फ़ोन हैं, बहुत से जो है ब्रांड्स हैं। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन की क्या हमें नज़र आ रही है? मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स हैं। आज यहाँ पे बैठे हैं, यूएसए में एक बंदा बैठा है, वो यहाँ पाकिस्तान में इजीली जो है मनी को एक्सचेंज कर सकता है, पैसे भेज सकता है, मंगवा सकता है। तो जो डिजिटल पेमेंट है ये भी एक मैनिफेस्टेशन है ग्लोबलाइजेशन की। इसके अलावा इंटरनेट डिवाइसेस है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसने पूरी दुनिया को जो है मिला दिया है और एक गांव की शक्ल उसको दे दी है। तो ये हमें मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही है ग्लोबलाइजेशन की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फेजेस की। मतलब इसके जो 4 फेजेस हैं अभी तक जो मेंशन किए जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ 4 फेजेस। एक को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन 1.0, दूसरे को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन 2.0, तीसरा 3.0 और चौथा जो इसका फेज़ है वो 4.0 है। अब ग्लोबलाइजेशन 1.0 क्या है? अब इसके बारे में देख लेते हैं। यूरोपियन एक्सपेंशनिज्म थ्रू इंपीरियलिज्म। जब यूरोपियन इंपीरियलिज्म के जरिए से फैल रहे थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, कॉलोनीज बना रहे थे अमेरिका और एशिया के अंदर, तो उस फेज को या उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन 1.0 कहेंगे। और ग्लोबलाइजेशन 2.0 किसको कहेंगे? जब ब्रिटिश एक्सपेंशन हो रही थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम और वर्ल्ड वॉर टू के टाइम। इट शोड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे हमें मनफी असरात जो हम देखते हैं इस फेज़ के अंदर के ग्लोबलाइजेशन के हुए। अगर हम ग्लोबलाइजेशन 3.0 की बात करें, यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन होती है अफ्रीका की, एशिया की, और यहीं से पाकिस्तान जो है बनता है, यहीं से इंडिया बनता है और जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसके साथ जो इसको कपल कर देती है ग्लोबलाइजेशन 3.0 को। अगर हम ग्लोबलाइजेशन के फेज़ 4 की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल रेवोल्यूशन जो आज का दौर है इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन
4.0 जो आज का दौर हम देख रहे हैं और इसकी मैनिफेस्टेशन हमें हर तरफ जो है नज़र आ रही है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की 4 फेजेस थे। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के की एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, की एरियाज कौन कौन से हैं। उसमें इकोनॉमिक डायमेंशन है। इकोनॉमिक डायमेंशन में देखें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नज़र आ रहे हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, और भी बहुत से बैंक्स हैं। ट्रेड एग्रीमेंट हमें नज़र आ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। दूसरे एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल डायमेंशन हैं। क्लाइमेट पैक्ट्स देख लें, पेरिस एग्रीमेंट देख लें, रियो समिट देख लें, COP26, COP27, 28 अभी होने वाला है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल डायमेंशन हम देख सकते हैं, कल्चरल डायमेंशन देख सकते हैं। अगर हम कल्चरल डायमेंशन की बात करें तो कल्चरल डायमेंशन में फास्ट फूड की चेन देख लें, आज हमारे पाकिस्तान में फास्ट फूड की चेन किस तरह से है, ड्रेस देख लें, कुसीन देख लें, और इसके अलावा जो है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर के अंदर क्या कर चुकी है, असिमुलेट कर चुकी है, पेनिट्रेट कर चुकी हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन की अगर हम बात करें, SU, ECU, आसियान, मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए से, मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से हम क्या हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। तो ये की एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया का नक्शा ही तब्दील करके रख दिया है। ग्लोबल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल आउटलुक्स हैव चेंज्ड ऑल टुगेदर। पूरी दुनिया की जो सियासी, समाजी, मशरती या जो है उसका जो है निज़ाम था, सियासी निज़ाम था, या जो उसका सोशल सिस्टम था, वो तब्दील हो चुका है, ऑल टुगेदर तब्दील हो चुका है। इसके अलावा जो है ग्लोबलाइजेशन हैज़ वर्कड एज अ व्हीकल फॉर द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी फैल रही है। दैट हैज़ इनेबल्ड मैन पार्शली इफ नॉट कम्प्लीटली टू कंकर पीस एंड डिवेल्प रोबस्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर रोबस्ट जो है गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं। ये दूसरा इसका बेनिफिट है। तीसरे बेनिफिट की बात करें, इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड मार्केट। इसने दुनिया के मार्केट्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। दैट हैव चेंज्ड ग्लोबल वेल्थ डायनामिक्स, और पूरी दुनिया की वेल्थ डायनामिक्स को ही बदल के रख दिया है। अ लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनटू वर्ल्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। पूरी दुनिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, आपस में जुड़ गए हैं, इंटीग्रेट कर गए हैं। इसकी वजह से पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन हम देख रहे हैं। जब देख पाकिस्तानी डायस्पोरा USA के अंदर है, कनाडा के अंदर है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर है, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, तो इसके ज़रिए से कल्चरल एक्सचेंज होती है, जो एक अच्छी चीज़ है। पीपल हैव बीन एबल टू गेट देयर फंडामेंटल राइट्स विच वाज डिनाइड इन द प्री ग्लोबलाइजेशन एरा। आज के दौर में हम यूनाइटेड नेशंस देखते हैं और भी इंटरनेशनल फोरम देखते हैं, जहाँ पे लोग अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर सकते हैं और उनके राइट्स की प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी इसका बेनिफिट है। कल्चरल सिमुलेशन हो चुकी है बहुत सी सिविलाइजेशन की, हैज़ फैसिलिटेटेड टू इन्हांस द कॉग्निसेंस ऑफ डिफरेंट कल्चरल पैटर्न्स, हेल्प कल्टिवेट टॉलरेंस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। इसकी वजह से प्लूरलिज्म पैदा हो रहा है, दूसरे माशरों के लिए आपके दिल के अंदर टॉलरेंस पैदा हो रही है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। मज़ीद अगर हम बात करें स्प्रेड ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी, आज जहाँ पे अमेरिका में कोई टेक्नोलॉजी बनती है, साउथ कोरिया में बनती है, रशिया में बनती है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का रॉ मटेरियल डेवलप कंट्रीज़ में जाता है। तो इसका एक्सचेंज ऑफ जो टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, उसकी वजह से वो जो इलाके हैं उससे फ़ायदा उठाते हैं, एक्सेस टू नॉलेज हो रहा है। हम मुख्तलिफ जो है ममालिक में फ़ौरन जो है एजुकेशन हासिल करते हैं और अपने मुल्क को आके बेनिफिट पहुँचाते हैं। स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है। अब एबिक्विटी ऑफ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो इसने जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने पूरी दुनिया के जो है स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करके रख दिया है। अगर हम इसके जो अगले बेनिफिट की बात करें तो वो है ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबलाइजेशन ने ग्लोबल मार्केट्स तक जो एक्सेस है उसको बढ़ा दिया है, एक्सपेंड कर दिया है वर्ल्ड सप्लाई चेन को। प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ इसकी वजह से कम हो गई हैं। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई है। मशरूम्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें नज़र आ रही है पावर कंट्रीज़ के अंदर। एम्पलीफाइड एम्प्लॉयमेंट हमें नज़र आ रही है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इसके हमें बेनिफिट नज़र आ रहे हैं। मज़ीद इसके हम बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें फ्री ट्रेड आ जाता है कि जो है विदाउट टैक्स ट्रेड और नॉन ट्रेड बैरियर जो लगते थे पहले, उससे जान छूट गई है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है पूरी दुनिया में। हम देखें पाकिस्तान के डायस्पोरा बाहर है, कितने जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आते हैं, तो ये वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। सारा किसकी वजह से है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, हम सीख रहे हैं बहुत सी चीज़ें। कल्चरल इंटरमिक्सिंग हो रही है। इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम सारे इकट्ठे होते हैं, उसको हल करने के ऊपर बात होती है। तो ये किसकी वजह से है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। इसके अलावा पॉवर्टी रिडक्शन है, गुर्बत में कमी आ रही है, तो ये भी किसका बेनिफिट है? ये भी ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट है।
अब हम बात कर लेते हैं इसके डिमेरिट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। इसके हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो नुकसान हमें नज़र आ रहा है उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं। कोई अमीर है तो अमीर तर है, गरीब है तो गरीब तर है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ किसकी वजह से हमें जनरेट होती हुई नज़र आ रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से नज़र आ रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। लोग लास्ट डेज में भी जो वो देखिए बोट वाला इंसिडेंट हुआ उसमें बहुत से लोग मारे गए हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी ग्लोबलाइजेशन का आउटकम है, ये एक नेगेटिव डीमेरिट है। एक्सप्लॉइटिंग एक्सप्लॉइटिंग टैक्स हेवंस, आज पाकिस्तान में देखिए करप्शन होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पाकिस्तान का पैसा जो है बाहर के ममालिक में आता है, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। कॉम्प्रोमाइज सोवरेनिटी, हमारी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आज हम IMF के मोहताज हैं, उनके मुताबिक हम फैसले करते हैं, उनके मुताबिक हम सब्सिडीज़ को एंड करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो सालमियत है या हमारी सोवरेनिटी है वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। लोकल मार्केट इफेक्ट होती है। ये जो फॉर एग्जांपल एक जो है घर में एक क्लीन बनाता था या छोटी उसकी इंडस्ट्री थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी आने की वजह से उसकी छोटी इंडस्ट्री बंद होगी क्योंकि उसकी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी भी उसकी मल्टीनेशनल कंपनी की निस्बत कम है और उसकी कीमत भी में भी फ़र्क है। दैट्स वाई लोग उसकी चीज़ को नहीं परचेज़ करेंगे मल्टीनेशनल कंपनी से, या जो सस्ती चीज़ बैरून ममालिक से आई है उसको परचेज़ करेंगे। अल्टीमेटली जो लोकल इंडस्ट्री है वो इम्पैक्ट होगी और एलिमिनेट हो जाएगी। ये भी इसका प्रॉब्लम है, हमने देखा है। ये इसके प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रहे हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉइटिंग टैक्स हेवंस, कंप्रोमाइज सॉवरेनिटी, इफेक्ट ऑन लोकल मार्केट, तो ये सारे चीज़ें हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो है फेलियर ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है हमें नज़र आ रहा है, वो उसको बताया गया है, बुक एक लिखी गई है, अस वर्सेस देम, फेलियर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इयान ब्रैमर उन्होंने एक किताब लिखी जिसके में बताते हैं कि डिवाइड द वर्ल्ड बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक हिस्से को विनर बना दिया, दूसरे को लूजर बना दिया है। टेक्नोलॉजी किलिंग अनस्किल्ड जॉब्स थ्रू रोबोट्स है, रोबोट्स आ रहे हैं, रोबोट्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। इसके अलावा कल्चरल इंजाइटी पैदा हो गई है। लोग जो है फॉर एग्जाम्पल हमें जाइनोफोबिया नज़र आता है बैरून ममालिक के अंदर। वो जो रेड इंडियंस हैं या यहाँ से जाने वाले लोग उनको पसंद नहीं करते, उनको डर लगता है कि ये इतने ज़्यादा डोमिनेट कर जाएंगे कि इनको एलिमिनेट कर देंगे। तो कल्चरल इंजाइटी भी इसका ही आउटकम है। मज़ीद हम ग्लोबलाइजेशन इज़ द कल्प्रिट ऑफ मैनी मिस फॉर्म्स, उसमें जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, पेंडेमिक्स है, क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफीज है, रिफ्यूजी क्राइसिस है, स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, सोवरेनिटी चैलेंजेस हैं, टेररिज्म है, रिफ्यूजी क्राइसिस है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, एक्सप्लॉइटेशन है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं किसके, ग्लोबलाइजेशन के। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्यूचर क्या है ग्लोबलाइजेशन का। फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात कर लें तो इंक्रीज इन रीजनलिज्म, रीजनलिज्म में एक हमें एक इंक्रीज नज़र आ रहा है। द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया CICA wields a significant influence in the domain of regional security and peace building through the prism of complex interdependence and liberal institutionalism theory। अब रीजनलिज्म और इंस्टीट्यूशनलिज्म थ्योरी के परस्पेक्टिव में हम देखें, उसके लेंस को इस्तेमाल करते हुए देखें तो रीजनली सिक्योरिटी और पीस बिल्डिंग जो है मेजर्स दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम ग्लोबलाइजेशन को डिनाई नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्लोबलाइजेशन की। इंटर गवर्नमेंटल फोरम देख लें, विच कंसिस्ट ऑफ 27 मेंबर स्टेट इज डेडिकेटेड टू फोर्टिफाइंग कॉन्फिडेंस एंड इंस्टिलिंग अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग अमंगस्ट नेशंस इन एशिया। तो ये भी हमें ग्लोबलाइजेशन की फ़िज़ा हमें एशिया के अंदर भी नज़र आ रही है। प्लेथोरा ऑफ एविडेंस सजेस्ट दैट ग्लोबलाइजेशन विल पैक इट्स बैग इन बगेज टू रिटायर। कुछ जो एविडेंस ये कहते हैं कि मे बी ग्लोबलाइजेशन एंड हो जाएगी। रीजनलिज्म हैज़ गेन्ड करेंसी owing to the failure of globalism that will be death knell to globalization। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि जो रीजनलिज्म की वजह से ग्लोबलाइजेशन को का खात्मा हो जाएगा, कोई रीजनलिज्म बढ़ रही है। मज़ीद ये है कि आल्सो आइडेंटिफाई क्राइसिस टेंड्स टू मोबिलाइज द फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। हमें नेशनलिज्म की फोर्सेस भी नज़र आ रही हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर जो जब ट्रंप की हुकूमत थी उसके वक्त नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा हाई थी। यूक्रेन वॉर को देख लें, कोविड-19 के अंदर जब वैक्सीन बनाई तो उन्होंने कोशिश की कि ग्लोबलाइज्ड करने के बजाय अपने ममालिक के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो एक कहीं ना कहीं हमें नेशनलिज्म भी दुनिया के अंदर नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक और कल्चरल प्रोटेक्शनिज्म की जो है, जैसे कि ट्रेड वॉर है अमेरिका और चाइना के दरमियान, दोनों ने प्रोटेक्शनिस्ट जो है पॉलिसीज अपनाई। तो ये भी एक थ्रेट है उसको ग्लोबलाइजेशन को आने वाले ज़माने में। इसके अलावा जो इस्लामोफोबिया है, साइनोफोबिया है, ये भी हमें ग्लोबलाइजेशन को जो है ये उसके टाइड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को रोक सकते हैं ये चीज़ें। इसके अलावा इट हैज़ बीन
ड्यू टू रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, इकोनॉमिक माइग्रेशन, कल्चरल इन्वेजन ऑफ एलियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, तो उसको भी बहुत से लोग जो है रेजिस्ट कर रहे हैं, बहुत से ममालिक रेजिस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एंटी ग्लोबलाइजेशन जो है हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो नोशन ऑफ नेटिविज्म बढ़ चुका है, दैट हैज़ पेव्ड द वे फॉर फार राइट पॉलिटिक्स इन एडवांस डेमोक्रेसीज के अंदर हमें नज़र आ रही है। मज़ीद नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट को कुछ लोग रेज करते हैं। नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म विल रेंडर द ग्लोबल मल्टीलेटरल फोरम द पॉलिटिकल पैड्रॉक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिडेंडेंट। अब जो ग्लोबलाइजेशन को ये भी सेटबैक्स हैं, कौन कौन से, पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म। अब हम एक रिपोर्ट को कोट करते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पीक पे थी एट 5.3% इन 2007, और जो है 5.3% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी थी, और ड्रिफ्ट डाउन होगी 1.3% पे आ गई 2020 में। तो इस यहाँ पे हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। हाउ एवर द वर्ल्ड नीड्स ग्लोबलाइजेशन फॉर बेटर फ्यूचर, लेकिन हम इसको इस तरह कंक्लूड करेंगे कि दुनिया को बेहतरी के लिए ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत है। लाइक ग्लोबल वार्मिंग कैन नॉट बी मिटिगेटेड इन अ डी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा खतरा है, उसको आप डी ग्लोबलाइज्ड या इंडिविजुअली उसको केटर नहीं कर सकते। सो देयरफॉर देयर इज़ अ नीड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम एक मेन जो इसका जो है थीम है, ये मेन जो इसका जो मेन पॉइंट है फ्यूचर जो इसका ग्लोबलाइजेशन एंड पाकिस्तान के ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और ग्लोबलाइजेशन का क्या लिंक है। द चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ टू पोजीशन द इकॉनमी, जो इवॉल्व हो रही है दुनिया, उसके साथ अपनी इकॉनमी को पोजीशन करना एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है। प्लस साइड देखें पाकिस्तान के लिए ग्लोबलाइजेशन की, तो वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ बेनिफिटेड वेल फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ वर्कर्स से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल किया है। रेमिटेंसेज पाकिस्तान के अंदर आते हैं, तो ये प्लस साइड है ग्लोबलाइजेशन की। नेगेटिव साइड की तरफ देखें तो पाकिस्तान हैज़ बीन कंप्लेसेंट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट में। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, एक्सपोर्ट भी कम होती है। इट वॉज नॉट अ मेजर रिसिपिएंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड सर्ज इन FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है इसके अलावा अगर हम बात करें, देयर वाज लिटिल FDI मैन्युफैक्चरिंग मेनली इन द एक्सट्रैक्टिव सेक्टर विच जनरेट्स फ्यू इकोनॉमिक स्पिलओवर्स। पाकिस्तान के अंदर आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा है, मतलब डॉलर का इनफ्लो कम है, तो ये पाकिस्तान के लिए नेगेटिव साइड के तौर पे हम इसको कोट कर सकते हैं। पाकिस्तान एक्सपीरियंस इलिस्ट्रेट्स 3 हाफ ट्रूथ्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन। 3 जो हाफ ट्रूथ्स हैं उसको डिबंक करते हैं हम ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड, जो पाकिस्तान के अंदर जो जेस्चर पाया जाता है या नोशन पाया जाता है। उसमें वन इज़ द नोशन दैट लार्ज इकोनॉमीज डू नॉट नीड टू ग्लोबलाइज। वो ये नोशन है कि बड़ी इकोनॉमीज़ को ग्लोबलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। द व्यू लॉन्ग पॉपुलर इन साउथ एशिया के अंदर फेमस स्लोगन था दैट स्मॉल इकोनॉमीज नीड एन एक्सटर्नल इंजन ऑफ ग्रोथ। स्मॉल इकोनॉमीज़ को एक एक्सटर्नल इंजन की ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, लेकिन लार्ज इकोनॉमीज़ को ज़रूरत नहीं है। चाइना जो उसने जो इसको काउंटर इसको किया है, इस फैक्ट को ख़त्म, जो फैक्ट समझ आ रहा था उसको कहा कि ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि वो एक लार्ज इकोनॉमी है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसने सबसे ज़्यादा बेनिफिट हासिल किया। और ग्लोबलाइजेशन की इसको भी ज़रूरत है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है सिर्फ बड़ी इकोनॉमीज़ के लिए नहीं होती, बल्कि स्मॉल इकोनॉमीज़ के लिए भी होती है, जो बाद में बड़ी इकोनॉमीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि हमने जो है चाइना की एग्जाम्पल दी, वो बड़ी इकोनॉमी है, उसको ग्लोबलाइज होने की ज़रूरत है। मतलब ये नोशन गलत है कि छोटी इकोनॉमीज़ को ग्लोबलाइज होने की ज़रूरत है, बड़ी को नहीं है। तो यहाँ पे चाइना की एग्जांपल हम कोट करके कह सकते हैं कि बड़ी इकोनॉमीज़ को भी जो है ग्लोबलाइज होने की ज़रूरत है। एक और हाफ ट्रूथ पाया जाता है कि दैट ओपन डिफाइन सक्सेस, दिस इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। पाकिस्तान वॉज मोर ओपन देन इट्स नेबर। अब जो जितना ओपन होगा उतनी ही उसकी सक्सेस होगी, लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ओपन है लेकिन उसके बाद सक्सेसफुल नहीं है, बट इट वॉज अनएबल टू ट्रांसलेट इट्स लीड इनटू सक्सेसफुल इंटीग्रेशन, लेकिन सक्सेसफुली वो इंटीग्रेट नहीं हो पाया। एक और हाफ ट्रूथ जो पाया जाता है वो ये कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी क्विक फिक्स है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड एक्विजिशन जो है वो आपको कैचअप है और आपको जो है आगे लेके जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जो है या ट्रेनिंग है या उसकी एजुकेशन है वो इंसान को कामयाब कर सकती है। इंस्टेड की जो है टेक्नोलॉजी की इम्पोर्ट ही काफ़ी हो, तो टेक्नोलॉजी की इम्पोर्ट काफ़ी नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ उसके अंदर स्किल्स भी होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं लेट अस एक्सेस टू हाउ फार पाकिस्तान इज पोजिशनिंग इटसेल्फ टू मीट द चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम जो है चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन को मीट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, ट्रेड रिजीम जो है उसको देख लें, टेक्सटाइल के अंदर, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसके इनफ्लो के लिए काम कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो है हम काम कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक को हम इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं,
पाकिस्तान इज़ फेस्ड विद द स्टार्क चॉइस टुडे। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एक स्टार्क चॉइस जो है उसको दी गई है, वेदर इट कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ग्रोइंग वर्ल्ड, या तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बढ़ती हुई दुनिया के साथ, उसके साथ ट्रेड करें, गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए, कैपिटल फ्लोज लेके आए, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट ले, लेबर स्किल और सप्लाई वगैरह में उससे बेनिफिट हासिल करें, और पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको एसेट में कन्वर्ट करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हासिल करें। द फाइंडिंग्स ऑफ दिस पेपर आर दैट पाकिस्तान इज़ बिगिनिंग टू पोजीशन इटसेल्फ फॉर मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एज द सेम पॉलिसीज दैट आर कंड्यूसिव फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिविएशन। पाकिस्तान उसी तरफ जा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि वो ग्लोबलाइजेशन के फ्रूट्स को हासिल कर सके, लेकिन मसला ये है कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की जो है अंडर डेवलपमेंट है, लो स्किल इंटेंसिटी है, लेबर फोर्स के पास स्किल नहीं है, तो इसकी वजह से हम ग्लोबलाइजेशन के वो फ्रूट्स जो हैं जो हमें हासिल करने चाहिए थे वो हम नहीं हासिल कर पा रहे। सो इसका सोल्यूशन क्या है? अनलेस द क्वालिटी एंड outreach of education, training, literacy, skills, health status are significantly improved for Pakistan, तब तक जो जब तक ये चीज़ें पाकिस्तान में इम्प्रूव नहीं होती, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान विल रिमेन हैंडीकैप्ड इन मैक्सिमाइजिंग दीज बेनिफिट्स। पाकिस्तान हैंडीकैप रहेगा इन बेनिफिट्स को हासिल करने में। सो देयर इज़ नीड टू क्रिएट जो है स्किलफुल फोर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके अलावा जो है और भी मज़ीद जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और इसके अलावा जो है ट्रेनिंग एजुकेशन की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान जो है ग्लोबलाइजेशन के फ्रूट्स को हासिल कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर हमने इसकी मैनिफेस्टेशन देखी, फेसेस देखे, की एस्पेक्ट्स देखे, बेनिफिट्स देखे, डिमेरिट्स देखे, फ्यूचर की बात की, और ग्लोबलाइजेशन और पाकिस्तान की बात की, और लास्ट पे हमने इसको कंक्लूड कर दिया। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।